बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्ट्रा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 20 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म मुल्की मामला देखने की बजाय अपनी ही पार्टी के मामलात में उलझ कर रह गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से ये इंकशाफात भी हो रहे हैं कि उन्होंने LNG की एक ऐसी डील पर साइन किए जिसके पाकिस्तान को $2,72,000 रोजाना की बुनियाद पर अदा करने पड़ रहे हैं। अहम सवाल ये है कि किसके कहने पर LNG टर्मिनल का ये मुआहिदा किया गया, ये अदायगी आखिर किसकी जेब में जा रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर कोई नोटिस लिया जाएगा? एक तरफ 4 सालों में $35 अरब का कर्जा, मगर दूसरी जानिब एक कंपनी को रोजाना की बुनियाद पर $2,72,000 तोहफे की सूरत में दिए जा रहे हैं। याद रहे कि 8 करोड़ इंतहाई गरीब पाकिस्तानियों की हुकूमत की जानिब से एंगरों को बगैर कुछ किए $2,72,000 की रोजाना अदायगी पर भारत के सरमायाकार भी सख्ते की हालत में हैं। डिटेल्स इसकी हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को फौज ही मुल्क को पटरी पर लेकर आती है, मगर जब सिविलियन आते हैं तो वो इस मुल्क को पटरी से उतार देते हैं। अवाम खुद भागकर फौज के पास आती है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में 36 साल से हुक्मरानी करने वाले तमाम डिक्टेटर्स को क्लीन चिट दे दी, मगर मुशर्रफ साहब के इस बयान ने इस मुल्क में एक नई बहस को भी छेड़ दिया। सवाल यह है कि अगर अवाम के मुतालिबे पर ही फौज इस मुल्क पर टेक ओवर करती है तो मुशर्रफ साहब की जानिब से फौजी एहलकारों को बगैर वर्दी के अवाम में जाने का क्यों कहा गया था? इस बयान से मुल्हिका बेशबहा सवाल जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि बिल आखिर आसमा जहांगीर साहिबा भी खुलकर सामने आ गई। JIT हो, फौज हो, अदलिया हो, आसमा जहांगीर साहिबा की जानिब से इसे निशाने पर रखा गया। आसमा जहांगीर को साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सऊदी अरब में नौकरी पर तो एतराज है, मगर नवाज शरीफ साहब के दुबई अकामे को बिल्कुल दुरुस्त करार दे रही हैं। सानेहा मॉडल टाउन पर खामोश रहने वाली आसमा जहांगीर ने सुप्रीम कोर्ट के पैनामा फैसले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ भी करार दे दिया। और कुछ बात रेहाम खान से भी मुतालिक होगी, लेकिन सबसे पहले कैबिनेट से मुतालिक बात करेंगे। बिल आखिर मुशावरत हुई है आमिर साहब, कुछ फाइनल नहीं हो सका, कह रहे हैं कुछ नए चेहरे भी कैबिनेट में आ सकते हैं। 2 दिन डिले हो गई है कैबिनेट, और ये बड़ा ही रेयरली होता है। नॉर्मली जब नया वजीर आज़म बने तो चाहे छोटी कैबिनेट 2-4 लोगों की भी बना दी जाए, बना दी जाती है। इस वक्त एक बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ एक लकूना है कि कैबिनेट आ जानी चाहिए थी और वो डिले हो रही है। तो हमारे जैसे लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं ना कि इस वक्त वहाँ पे बहसें चल रही हैं, नाम कट रहे हैं, बन रहे हैं, लग रहे हैं। बट क्लियरली जो नज़र आ रहा है चौधरी निसार साहब का तो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल क्लास साहब ने मजीद कंफर्म किया है। ये कह रहे हैं कल ही इन्होंने कह दिया था कि वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं आएंगे। गुलदस्ता भी एक लेके गए थे, उसका अंदाजा भी बताएं किस पे जा सकता है? दानियल साहब लेके गए थे गुलदस्ता। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये आपकी खबर है जो है टीवी पे अच्छा कोई दिलदस्ते वाले माहौल तो नहीं मुझे नज़र आता। पता नहीं ये वज़ीर आज़म साहब साबिक के लिए था या क्या था, मुझे नहीं पता। मैं समझ नहीं आता कि डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ये गुलदस्ते देने का टाइम तो नहीं है। आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट, मुझे वाकई नहीं पता। तो बाकी कल्चर हमारा आपने ज़्यादा चढ़ाई कर दी है इस सरवत पे। पाकिस्तान का कल्चर ये है कि यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम होता है। वो गुलदस्ता जो भी लेके गए हैं वो चढ़ते सूरज के लिए होंगे। वो अब्बासी चढ़ता सूरज तो इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, वो वहाँ नहीं था। वो फिर मेरा ख्याल है एक लफ्ज होता है सैडिस्टिक प्लेजर जी, वो लेने गए होंगे। जरा देखा जाए वज़ीर आज़म किस हालत है। नहीं बे, ये जो नज़र आ रहा है ना वहाँ पे, अब की बार राबड़ी सरकार जो है ना, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। ऑल इंडिकेशंस आर कि वहाँ पे जो है ना वही वाला मॉडल, राबड़ी देवी वाला मॉडल चलेगा यहाँ पे कि मरियम बीबी ही जो है ना अब सल्तनत चलाएंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो आउट हो गए हैं। तो इस बात से कि वहाँ पे PM हाउस भी वो अब्बासी साहब कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी, कि वो नहीं उधर मूव करेंगे। इसका मतलब है कि वो ही सारा गैंग, मैं उनके लिए उनकी शान में गुस्ताखी तो नहीं करता जो इमरान साहब कर लेते हैं, तो वही गैंग दोबारा रन करेगा। तो आगे जिस हाल तक जिस तरह पहुँचाया है तो यही उम्मीद की जा रही है कि वो दोबारा वैसे ही चलेगा। और उसमें इस दफ़ा चौधरी निसार भी नहीं होंगे। कोई एक डर है ना कि पुराने आदमी हैं, और चौधरी निसार की समझ आती है, मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती भी है कि उनके वालिद साहब के साथ शाहिद खाकान अब्बासी के साथ वो कैबिनेट में रहे हुए हैं। तो अब वो बेटा उनका प्राइम मिनिस्टर बन गया और उनको इग्नोर कर दिया गया। 7-8 टाइम्स MNA वो रहे हुए हैं।
तो जाहिर है फिर वो उनके लिए वो सुपरसीड तो बहुत दूर की बात है, बड़ी ज़्यादा एक किस्म की मैं समझता हूँ कि बेइज्जती उनकी है कि अगर वो इस कैबिनेट में बैठें जो है। तो अब उसके क्या शाखसाने निकलते हैं, मगर ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस वक्त सारा फोकस जो है ना वो ख़ानदान को बचाने का है कि ये रेफरेंसेस का। और वो जो आज आसमा जहांगीर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सारी उस तरफ थी, उस पर बात करेंगे बाद में कि अटैक है। अब नज़र ये आ रहा है कि जनाब हमने जुडिशरी पे अटैक करना है, और वो जो था हम समझते थे कि शहबाज शरीफ मॉडल ये था कि शायद सुलह सफाई इदारों से की जाए और मान लिया जाए, जो कि याद रहे चौधरी निसार ने जाते वक्त जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि मेरा ये मशवरा होगा कि जो भी फैसला होता है उसको मेनोअन मान लिया जाए। तो अभी वो मानने वाला तो नहीं नज़र आ रहा, उन्होंने लड़ाई का मूड नज़र आ रहा है, और जिससे कि मुझे लगता है कि अभी तो सारे यूफोरिया में चल रहे हैं, गुलदस्ते चल रहे हैं और कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं। मान नहीं रहे थे, मैंने मान लिया, अब आप कह रही हैं तो मैं बिलीव यू। तो वो जो है ना लड़ाई चल रही है, लड़ाई का मौसम है, तो आगे देखते हैं इसमें पार्टी में भी लड़ाई होगी। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर कैबिनेट की बाकी से भी जब आएगी तो पता चल जाएगा, हैयत से पता चल जाएगा कि उनकी उसमें इनपुट है या नहीं है। अगर नहीं होगी, सारे ही नाम मरियम बीबी ने डिसाइड करने हैं और नवाज शरीफ साहब ने करने हैं, तो पार्टी में भी मेरे ख्याल प्रॉब्लम्स होंगी और ख़ानदान में भी। सही है, लड़ाई का मौसम है। क्लास अब देखना है अब ये ठंडा होता है या मज़ीद गर्म होता है। अब हम आएंगे LNG टर्मिनल के हवाले से। क्लास अब कल आपने भी बताया और हमने भी देखा कि भारतीय सरमायाकार खुद इस तख्ते की हालत में है कि इतना गरीब मुल्क फिर भी बल्ले बल्ले, क्या बात है। तो ये मुआहदा हुआ किसकी बात? मतलब ये है कि जो कल हमने बाद में उसको वो किया, वो वो इंडियन बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका कल हमें ये टेक्स्ट आया था, जो प्रोग्राम हमारा देखते हैं, उनका बड़ा अच्छी खासी बिग उनकी अपनी इंडस्ट्रियल एम्पायर है। वो अभी तक सदमे की हालत में है कि पाकिस्तान में इस तरह की डील LNG की गई है, एग्जीक्यूट हुई है, और इस मुल्क में कोई तूफान नहीं मचा, सारी की सारी खामोशी है। और पर्टिकुलरली जब आप ये देखें कि यहाँ पे अगर हमारे पास होते इंडिया की तरह 400 बिलियन या प्लस पता नहीं कितना उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फिर भी हम अफोर्ड कर सकते थे, या तुर्की की तरह 150 बिलियन डॉलर होते, चलो कोई नहीं जी, कोई नहीं जी, खांचे लगे रहने तो बेचारे ये यतीम भी हैं, गरीब भी हैं, मस्कीन भी हैं, ये डिजर्व करते हैं, इनको दो। उन 8 करोड़ पाकिस्तानी को खैर है जो गुर्बत के नीचे से रह रहे हैं, ये सबसे बड़े गरीब है, इनको पैसा मिलना जरूरी है। पल्ले नहीं धेलाते कर दी फिर मेला। आपने 4 सालों में आपने 35 अरब डॉलर का कर्जा ले लिया है, डीलें आपने ये साइन कर दी हैं, इसीलिए इनको चौधरी निसार अली खान साहब जैसे जो वजीर आजम सूट नहीं करते। सर चौधरी निसार अली खान साहब पे हमने सबसे ज्यादा तनकीदें, क्यों चौधरी साहब ने भी रियायत नहीं करते हमारे साथ, हमें अच्छा लगता है। वो भी जब उनका मौका मिलता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी हमारी धुलाई कर लेते थे, फेयर अनफ, उनका राइट है। लेकिन चौधरी निसार अली खान को कुछ भी कहें, कम से कम इस तरह की डील तो वो चौधरी निसार अली खान कभी भी नहीं कर सकते थे, जो शायद खकान अब्बासी साहब ने की है। किसके कहने पे की क्लास? आपका क्या ख्याल है, आपके मेरे कहने पे की होगी? क्या आपने भोला सवाल जानना मेरा हक है। क्या वैसे भोला सवाल किया आपने कि किसके कहने पे की? ये इस तरह का स्कैंडल है पाकिस्तानी तारीख का, इससे बड़ा स्कैंडल आमिर साहब नहीं आया होगा। मैं ये नैब की रिपोर्ट जो बार बार हम आपको दिखा रहे हैं, और कहीं से कोई इसकी क्लैरिफिकेशन डिनाइल तक इनको करने की जरूरत नहीं होगी, और सितारा इम्तियाज देना चाहिए इसको कमर जमान चौधरी को कि मुल्क की लूट मार में इन लोगों ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। दाद देनी चाहिए आपको कराची के DG नैब को, जो उस वक्त थे 2013 में, और उस वक्त के इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनका नाम था अब्दुल फत्ता। मैं नाम दे रहा हूं ताकि लोगों को इस कौम को पता हो किन किन लोगों ने कितनी जान लड़ा के इन लोगों के खिलाफ एविडेंसेस इकट्ठे किए, और उसी बंदे को आज वो मुल्क आपका वजीर आजम है। सर इसकी डिटेल्स अभी मजीद में पढ़ रहा हूं, आई एम इन ए शॉक कि आमिर साहब इन्होंने मतलब काम क्या किया है। पहले इश्तिहार दिया 2013 में, आते ही पहले से तैयार थी, वो गांव बसने के लिए ना, वो तैयार बैठे थे, लुटेरे बैठे थे कि गांव बसने दें, हम जाएंगे और पूरा जो उस पे गांव को लूटेंगे। 2013 में हुकूमत आए, कुछ दिन हुए, इश्तिहार दे दिया कि हमने ये कि इसका टर्मिनल बनाना है, बन गया सर। और उसकी जो एग्जीक्यूशन करवा रही थी इन्होंने, मजे की बात है, वो इन्होंने जो इनकी अपनी सरकारी कंपनी थी उसकी बजाय उन्होंने एक और कंपनी थी सर, उसके जरिए एग्जीक्यूशन हो रही थी। सही, इसमें मजे, उसका नाम था ISGS। हालांकि होनी चाहिए थी, इनको करानी चाहिए थी इससे SSGC से, चले हो गया। अब क्लास सुने सर, इन्होंने कुछ अरसे बाद कोई एजेंडा में इन्होंने जारी किया कि इश्तिहार गलती से, इसमें मजीद कुछ हम कर रहे हैं, उसमें ऐड करवाई इन्होंने क्या चीजें हैं,
ऐड करवाई इन्होंने कि जनाब कि अगर एक दिन भी टर्मिनल जो है ये अगर इस्तेमाल ना हुआ तो पाकिस्तान हुकूमत जो है ये पाकिस्तान के 8 करोड़ गरीबों की मैं सिर्फ बात करूं, अमीरों की नहीं बात कर, 8 करोड़ वो जो गुर्बत के नीचे है, इनका लहू हम ये नचोड़ के इनकी खाल को खींच के आपको रोजाना का $2,72,000 देंगे। और मेरी इतला ये है करेंसी कि कितनी पिछले बनती है? एक डेढ़ महीने में कोई शिप नहीं आया और वो जो है टर्मिनल खाली का खाली पड़ा, इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके इस कौम ने डेली के, अब देख लें अगर 2 महीने बनते हैं तो ये आपको 60 दिन, अब 60 को जरा दे दें जरा इसको $2,72,000 के साथ एक कितने आपके डॉलर जो हैं ये लेके गए। और जो डील करने वाले हैं शायद खकान अब्बासी साहब, इनके साथ एक और मुहिब्बुल वतन हमारे ब्यूरोक्रेट, वो मुहिब्बुल वतन का नाम हम ब्रेक से वापस आके बताएंगे। ये मैंने कहा ये अनहोली अलायंस है, ब्यूरोक्रेसी इनका साथ ना दे तो ये सियासतदान करप्शन नहीं कर सकता। पाकिस्तान का जकूटा जिन इस मुल्क को तबाही करने में आगे जरा ब्रेक के बाद है मैं आपको 4 में नाम बताता हूं और ये भी बताता हूं कि हम क्यों इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि इस मुल्क को लूटा जा रहा है और ये आपको और आपकी नस्लों को गिरवी रखा जा रहा है ये फॉरेन लोन्स लेके। बिल्कुल, एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे एलएनजी स्कैंडल के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स कोशिश करेंगे कि हम इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचा सकें और वापस आके कुछ बात करेंगे साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के उस बयान की जिसने पाकिस्तान में एक नई बहस को छेड़ दिया। ब्रेक में ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले एनएनजी टर्मिनल स्कैंडल के हवाले से डिटेल्स हम दे रहे थे, कुछ जकूटा जिन्हों के नाम आप मजीद बताना चाह रहे थे। इसको फॉलो करते रहेंगे, ये इस पाकिस्तान की मुल्की तारीख का बहुत सारी लूटमार हुई है, इससे बड़ी रिसेंट हालिया में कोई बड़ा यहाँ पे डाका इस मुल्क पे नहीं मारा गया। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ इस पे हमें जीरो टॉलरेंस की जरूरत है, इसको बार बार उठाने की जरूरत है, बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत है कि 4 सालों में आपने $35 अरब लेके आप मुल्क का कर्जा आप $70-80 बिलियन तक ले गए हैं, एक चीज। और दूसरा उधर से डॉलर आ रहे हैं, आमिर साहब इधर से जा रहे हैं, उधर से डॉलर आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, ये आखिर पे खुरा फिर कहीं पनामा जा निकलेगा। आपका क्या ख्याल है? एंग्रो को जो 2 करोड़ और उस 72 करोड़ 2 करोड़ 72 लाख डेली की जो इन्होंने कहा जी आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपकी हम फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको फिर भी देंगे, तो ये आपका क्या ख्याल है? ये एंग्रो की मोहब्बत में इन्होंने डील की होगी या $30-40 मिलियन की जो बिड थी बनती थी उसको उठा के $130 मिलियन जो एंग्रो की मोहब्बत में करते हैं, ये तो अपनी जेब से किसी को चाय तक नहीं पिलाते। ये आमिर साहब इन्होंने यहाँ पे यूरो बांड लेने के जुल्म देखे हमारे साथ जो कर रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं बैठ के जमहूरियत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हम साजिश कर रहे हैं कि ये लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इस मुल्क के खिलाफ साजिश तो ये कर रहे हैं। यूरो बांड हमने $500 मिलियन लेना था आमिर साहब, $500 मिलियन सिर्फ, जरा ज़हन में रखिएगा। उसके लिए हमने 8.25 दुनिया का महंगा तरीन कर्जा लिया है, मतलब कि हमने वहां पे $500 मिलियन लिया है सरमायाकारों से, और जिसमें बकौल उनके सलीम मांडवी वाला साहब के $75 मिलियन पाकिस्तान से गए थे, इन्होंने खरीदे। जब जवाब पूछा गया इसाक डार साहब से, उनका कहना था हम टेस्ट कर रहे थे कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता जी, और प्लस टेस्ट करते करते क्या कर लिया। अब आप मुझे बताएं $500 मिलियन लेने के लिए आपने $410 मिलियन आप उनको सूद देंगे? 410 जी जी, $410 मिलियन सूद है। $500 मिलियन के कर्जे पे इसाक डार साहब जो डील करके आए थे, अपने लिए ये डील लेंगे किसी के लिए? मुल्क के लिए लेके आ जाते हैं। वही डार साहब फिर दोबारा वजीर खजाना बन रहे हैं, जिनकी फ्रॉड की कहानियां सारी हमने बैठ के एक्सपोज की हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज की हैं, उन्हीं के हाथ है, फिर उन्हें खजाने की चाबी दे दिए। क्या डार साहब इस काबिल हैं कि आपके वजीर ये डीलें कर रहे हैं कि आप डॉलर लेके आ रहे हैं और वो डॉलर आप यहाँ पे एंग्रो कंपनी को डेली के दे रहे हैं, उनको $2,72,000 उनको डेली का दिया जा रहा है, इसीलिए और आप इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप हमें कहते हैं कि जनाब हम आपकी इकॉनमी चला रहे हैं, आप मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ ये इशू नहीं था, इसके अंदर जो आप कह रहे हैं डेली चार्जेस, ये फ्लोटिंग टर्मिनल है, ये कोई टर्मिनल नॉर्मली अगर आपने बाहर से लोग और थे जो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे कि फिक्स टर्मिनल करें, उस पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। ये एक जहाज़ आता है, वही जहाज़ LNG लेके आता है, फिर यहाँ पे वो रीगैसिफाई करता है उसको और फिर होता है। इसका मतलब ये आधा वक्त में कैपेसिटी चार्जेस आप बात कह रहे हैं, आधे वक्त में वो कार्गो लेने गया होता है। सो उन दिनों में, जिन दिनों में वो वहाँ नहीं होता, तो वो चार्जेस हमें पड़ते रहते हैं। और ये इतनी खौफनाक फेवरेबल टर्म्स दी गई थी कि ये जो जिस तरह अब 18 साल 20 साल बाद हुदैबिया खुल रहा है ना, तो ये भी ये कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने इसको बंद कर दिया, इसका रेफरेंस नहीं बनाया, मगर ये किल नहीं की जा सकती। साहब एक और बताऊँ इसमें,
एक कौम को सादा लफ्जों में, हम भी तो गजनी है ना, फर्क इनको नहीं पड़ना। ये समझते हैं ये फॉरेन कर्जे जो आ रहे हैं ना, ये कोई दरख्त पे पैसे लगे होंगे, मशीन लगी हुई है तो उससे हम पेमेंट करेंगे। हजूर आपकी खाले निकालेंगे, आपकी बिजली महंगा करेंगे, आपकी गैस महंगी करेंगे, आपका खाने पीने का सामान महंगा करेंगे, आपका सांस लेने का, टैक्स आप पे ज्यादा आपके लिए करेंगे। सांस मुश्किल कर देंगे। आपसे पैसे लेने इन्होंने, जो खुश हो रहे हैं ना कि हमारा क्या, एंग्रो ले रही है, वो दे रहे हैं, वो हमारा क्या। हजूर ये आपकी जेबों से लेना है इन्होंने। एलएनजी महंगी करके आपसे $16 बिलियन जो है ना, शायद खकान अब्बासी साहब ने जो डील की है हर साल, ये सन ऑफ द सैल है। वैसे दुख होता है, अल्लाह की कसम है, ये इस मुल्क के यहीं जमे पल्ले बड़े हैं, इनसे ये तवक्को की जाती है, यूर सन ऑफ द सैल, इस मुल्क के मफादात आप इस तरह कवर करते हैं। इसके अलावा देखें ये लास्टली आमिर साहब, मुझे मतलब एक तरह का दुख हो रहा है कि ये चीजें देख के अपने लिए एक एक टक्का, ये एयर ब्लू के लिए इस तरह की डील लेंगे, ये कभी भी नहीं। एक साल में $1 अरब ये एंग्रो को देंगे, इसी में कैपेसिटी के नाम पे, चार्जेस पे डील इन्होंने की है, और 15 सालों में ये $15 अरब एंग्रो कंपनी को पेमेंट करनी है इन्होंने। पाकिस्तानी कौम, और ये कौम देगी जो गजनी बन चुकी है ना, जो कहती है हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारी जेब से जाएंगे। हजूर जरा इंतजार करें, ये आपकी खाल को उतार के आपसे लेंगे। जी बात यह है कि हम ये 2-4 सालों से इस पे शोर मचा रहे हैं। पहले ये समहाउ बच गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में, शायद खाकान अब्बासी के दौर में सारे ही जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सब पे अब टेलीस्कोप लगेगी, क्योंकि अब ये वजीर आजम बन गए हैं, दोबारा ये खुलेंगे। सिर्फ ये नहीं है, बाकी प्रोजेक्ट्स भी सारे, ये कतर डील के मुतालिक भी आएगा। दो ब्यूरोक्रेट के नाम बता दें, इससे बड़ा आपको मैं जरा दिल दहलाने वाली खबर देता हूँ। जी जी क्लास साहब, ये शायद खकान अब्बासी साहब के साथ कौन से वो पार्टनर्स इन क्राइम थे, ये नैब की रिपोर्ट कह रही है, जो चौधरी कमर जमान है, बैठ के इस मुल्क में रहते भी हैं, यहाँ खाते भी हैं, इसको लूटते भी हैं, पता नहीं कैसे वो समझते हैं ये मुल्क सस्टेन करेगा। इसमें आबिद सईद साहब, एक्स सेक्रेटरी पेट्रोलियम जकूटे, सबसे बड़ा जो ब्यूरोक्रेट ग्रेड 22 में मतलब बैठे हैं, ही वाज पार्ट ऑफ दैट डील कि आपने कैसे डील साइन कर दी कि रोजाना एंग्रो को $2,72,000 देंगे। ये ब्यूरोक्रेट कैसे ये साइन कर सकते हैं, उसने की है, और उसमें शामिल है इस फैसले में। यहाँ पे आपके ये थे मुबीन सौला साहब थे, ये एमडी थे इंटर स्टेट गैस सिस्टम के सर। यहाँ पे आपके इमरानुल हक CEO एंग्रो के, इमरानुल हक साहब, he might be the highest and even करून भी होता ना सर, ये डील देख के करून को भी बेहोश हो जाता। इसके बाद जुहैर अहमद सदीकी साहब, एक्स MD आपके SSG। इसके बाद शुएब अहमद वारसी साहब, ये भी एक्स MD। सर ये वो लोग हैं, ये इस मुल्क के मफादात का इसका कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये रिकॉर्ड मंगवाए और नैब के उस DG को बुलवाए, IO को बुलवाए, और जिसने इस मुल्क को लूटने में और सेटल करने में हेल्प की कमर जमान चौधरी को, मतलब दिस कंट्री विल बी शॉक्ड कि किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन पे $16 अरब की डील एंग्रो को दी गई है। हर साल $1 अरब ले जाएगा फॉर डूइंग नथिंग, कि हमारा ये खाली पड़ा हुआ है, हमने फैसिलिटी दी थी, इस्तेमाल नहीं हुई, हमें रोजाना के पैसे तो $2,72,000। ये जो सारी LNG की तमाम डील्स हैं ना, ये सारी बड़ी बदबूदार डील्स हैं। वो डील्स बदबूदार इसलिए हैं कि इन्होंने एक बड़ा, इनका आर्गूमेंट सुना जाता है कि जी LNG लाने से देखें वो बड़ी सस्ती है, तो पेट्रोल में इतने पैसे बचाएंगे, डीजल में इतने पैसे बचाएंगे, और ये गेम चेंजर है। बड़े इनकी इस तरह की खबरें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं। असल इन्होंने क्या किया गया है कि इन्होंने क्राइसिस एनर्जी का क्रिएट किया है। क्या साहब, किस तरह से क्रिएट ऐसे किया हुआ है कि ये मेरे पास खबरें छपती रही हैं, और ये लेटर है कि इन्होंने 4 साल में, बता दे रेफरेंस, मैं पूरा बता रहा हूँ कि 4 साल में इन्होंने ये किया है कि ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन निकालने का कोई भी लीज दी नहीं गई। अच्छा वो, और KP में खास तौर एक्सप्लोरेशन बंद, एक्सप्लोरेशन टोटली 4 साल में, आखिरी इनके आने से पहले मार्च के अंदर लीज दी गई थी एक्सप्लोरेशन। वो मुल्क जिसके अंदर कमी है पेट्रोल गैस की, हमारी गैस कम होती जा रही है दिन ब दिन, जो है 2000 मिलियन क्यूबिक फीट जो की कमी है। और इन्होंने जो है KP में ख़ास तौर पे वो इस तरह के इलाके हैं, ब्लॉक्स हैं, जहाँ ऊज़ कर रहा है, तेल ज़मीन से निकल रहा है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज एसोसिएशन है, उन्होंने ख़त पे ख़त लिखे हुए हैं कि जनाब ये हमारी 25 रिक्वेस्ट तो पिछले 2 साल पहले हो गई हुई थी कि जनाब ये खुदा के लिए यहाँ हर तरफ ऑयल ही ऑयल नज़र आ रहा है, एक लीज दें। मतलब जिस मुल्क में एनर्जी नहीं है, इन्होंने क्रिएट किया है एनर्जी का क्राइसिस, हमने क्रिएट किया गया, क्योंकि ये सारी LNG का पहले ही तयशुदा सी चीज़ें, ये सब कुछ वो वाला था। और अब ये मेरी इतला ये है कि नैब टेकअप कर रही है, ये कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब वाली नहीं है, ये पेशावर में उनको एप्लीकेशन आई है कि जनाब ये आप इसको टेकअप करें। ये सोची समझी साजिश थी, और इसके अंदर 41 ब्लॉक्स जो थे
41 ब्लॉक्स हैं जहाँ पे लीज दी जा सकती थी, एक भी तेल और गैस की लीज का, एक्सप्लोरेशन का, निकालने का, ड्रिल का कोई लाइसेंस, कोई लीज नहीं दी गई, और जान के ये किया गया है। सोचे समझे एक और सुन ले आमिर साहब, मैंने भाई बड़े बड़े स्कैंडल फाइल किए आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 5 दफ़ा उन पर नोटिस लिए। इस तरह का स्कैंडल जो है ना, इट्स ए यूनिक स्कैंडल। और सुने नैब की रिपोर्ट क्या कहती है, ये जो कंपनी थी इसका नाम है ETPL, जो एंग्रो वाली डील हुई है, इसमें ये नैब का अफसर लिख रहा है, आईओ साहब जो है, मैं उनका नाम देना चाहता हूँ, उसने बड़ी मेहनत की है, ये उनका नाम है अब्दुल फतेह साहब लिखते हैं कि 130 दिनों में, सिर्फ 130, इन्होंने इस एंग्रो या ETPL को यहाँ पे SSGC ने 4 अरब रुपए की पेमेंट की है 130 दिनों में एंग्रो को। और वो कहते हैं कि इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो एंग्रो की थी ये 12 से 13 अरब रुपए की है, और इनको सिर्फ 14 महीनों में, जो बात आप कल कह रहे थे, 14 महीनों में इनके 12 से 13 अरब रुपए इनको मिल जाएंगे वापस। ठीक है, बाकी के 13 साल जो है ना, ये प्रॉफिट, साल डेढ़ में पैसे पूरे हो गए, साल डेढ़ में पैसे पूरे। रजाक दाऊद साहब को ये फेवर दिया गया था, और उनका एक बंदा जो है एक केयर टेकर गवर्नमेंट में एडजस्ट करवाया गया था वाटर एंड पावर में, और उसके बाद स्पोक्स पर्सन के तौर पे रिटेन किया गया था। ये जो है ना, ये सोचे समझे तरीके से पूरा तरीका डाला गया। क्लास ब्रेक पे जाना है मुझे, बिल्कुल। अभी मैं ब्रेक पे चलती हूँ, जब ब्रेक से वापस आऊंगी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ कुछ जिक्र करेंगे जो हनीफ अब्बासी साहब की जुबान से बड़ा चर्चा सुना कि रेहाम खान साहिबा शायद कोई किताब लिख रही हैं, कुछ इंकिशाफात करेंगे, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अब कुछ हम बात करेंगे आसमा जहांगीर साहिबा से मुताल्लिक। क्लासेस साहब, पानामा का डिसीजन आया, चंद दिन के बाद बिलाखिर आसमा साहिबा भी खुलकर सामने आ गई। मुअज़्ज़ज़ जजेस ने जो फैसला दिया वो तो कहते हैं ये बड़ा तशवीशनाक फैसला है, ये आइन के हवाले से है। मैं आसमा साहिबा की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा अभी सुई मेरी वहीं अटकी हुई है LNG हवाले से। मैं आजकल ना एक सारे देखते हैं, बहुत सारे लोग, आमिर साहब ने भी देखी, गेम ऑफ थ्रोन, HBO का बहुत बड़ी उनकी सीरीज़ है। उसमें एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग मैंने पिछले दिनों सुना, प्लीज शेयर करें हमारे। उसमें ये था, उसने कहा एक भी भेड़े अगर आप छोड़ देंगे ना तो सारी भेड़ें आपकी गैर महफूज रहेंगी। ये उर्दू में बड़ा सिंपल सा तर्जमा कर रहा हूँ। एक भेड़िया भी बच गया तो बाकी सारी भेड़ें आपकी गैर महफूज रहेंगी, चाहे वो हज़ारों में लाखों में है। इसकी ब्यूटी में जाएँ, ज़रा डेप्थ में जाएँ। मुझे याद आ रहे हैं जस्टिस या वजीहुद्दीन साहब, ये बड़े ऑनरेबल हमारे कराची के जज रहे हैं, बड़ी उनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है। इफ्तिखार चौधरी साहब भी पिछले दिन हमारी कुलीग जो है उनको सादिया अफजाल पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो भी मैंने सुना। उन दोनों ने कहा है ऑलमोस्ट, उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने जस्टिस वजीहुद्दीन साहब ने खुल के कहा, उन्होंने कहा जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो बड़ी रियायत की है इनके साथ, हाउस ऑफ शरीफ के साथ और इनके वजीरों के साथ, जितने बड़े लेवल का इनकी चीज़ें करप्शन सामने आई है, इसके बाद इनको बहुत बड़ी रियायत समझनी चाहिए। जो बड़े वो कह रहे हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, ज्यादती होगी, ये जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, मतलब है कि इनके साथ रियायत हुई है। उसके बाद इफ्तिखार ये चौधरी साहब ने ऑलमोस्ट मिले जुले यही कहा, उसने कहा ये किस चीज पर नाराज हो रहे हैं, इनको साथ तो बच गए हैं बहुत सारी चीजों में। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने इसाक डार साहब को इसमें से बचा लिया अभी तक, ठीक है जी। इसमें और कुछ लोग तो उनको कुछ नहीं किया, बस सईद अहमद साहब देख लें, वो नेशनल बैंक के सदर लगे हुए हैं, जो वहां पे फ्रॉड में वहां पे मुलविस थे, इनको हथकड़ियां नहीं लगी, इनको किसी ने डिस्क्वालीफाई, इसाक डार साहब की डिस्क्वालिफिकेशन आई एम वंडरिंग कि उनको कैसे बचा लिया गया हजूर। अच्छा चेयरमैन नैब, मैंने आपको गेम ऑफ थ्रोन की कहानी जो थोड़ा सा कोर्ट उसका सुनाया है, उसको जरा इसके साथ मिला के देखें। ये चेयरमैन नैब कैसे बच गया है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद इन पे चढ़ाई कर रही थी और वो वहां पे टैंक के आगे खड़े हुए थे कि मेरे ऊपर से गुजार दो, कोई उन पे ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई उनके खिलाफ उनको डिसमिसल के वो नहीं है। अच्छा ये कहते हैं कि चेयरमैन नैब की ना क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी हजूर। जब दीदार शाह साहब थे, जस्टिस दीदार शाह साहब से सिंध के, आपको याद होगा, उनको तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने आग उड़ा दिया था, और उनके खिलाफ पिटीशन किसने की थी, इन्होंने की थी, इन चौधरी निसार अली खान साहब लेके गए थे अपोजिशन लीडर। उन पर इल्जाम क्या था कि इन्होंने आज से 1994 में जनाब काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था, इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पे, लिहाजा ये इंसाफ नहीं कर सकते थे, तो प्रेसिडेंट मौजूद थी। हजूर आप अगर भेड़े छोड़ते रहेंगे ना, एक भेड़िया भी बचता रहेगा अकॉर्डिंग टू गेम ऑफ थ्रोन कोर्ट, तो हजूर ये स्कैंडल, ये कहानियां, ये यहाँ पे आपका एक्टिविज्म, ये किसी भी ये काम का नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब इसको लेकर चलते आसमा जहांगीर साहब पे।
जो आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, मतलब किसी दौर में मुझे मानने में ये हर्ज नहीं, हम इनको रोमांटिसाइज करते थे, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस और डिफेंस समझते थे। No doubt। हमारे जैसे जो न्यू कमर थे कि बड़ी बहादुर खतून है, माशाल्लाह सबको टक्कर जाती हैं, और ये बात बड़ी हद तक ठीक भी है 80s या उसके बाद या 90s के ईरा तक। लेकिन उसके बाद, लेकिन 2013 के बाद मतलब आपको तो नवाज शरीफ साहब को हम सबको नचाना तो आता है ना, इनको ये तो दाद देना, वो अपनी उंगलियों पर नचा लेते हैं, उन्हें हर एक का पता है कि किस किस की क्या क्या कीमत है, किस किस की क्या इनकी एस्पिरेशंस हैं, इनके आइडियल्स क्या हैं, रोमांस क्या हैं, एम्बिशियस कितने हैं, किस तरह और एम्बिशियस आदमी को खरीदना हमेशा आसान होता है, ये जहन में रखिएगा, इट्स ऑलवेज वेरी इजी। उन्होंने 2013 में एक उन्होंने वहां पे कहा जी आसमा जहांगीर को वो बना दो जी, आप निगरान वजीर आज़म बना दो। उसके बाद अल्लाह के फजल से फिर चिरागों में रोशनी ना रही। आसमा जहांगीर साहब ने उस दिन के बाद कहा जी नवाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क में जमहूरियत का पहला और आखिरी सिंबल जो है वो नवाज शरीफ झूठ बोलता है, वो कहते हैं कोई मसला ही नहीं है। वो जी नवाज शरीफ करप्शन करता है, वो कहते हैं मसला नहीं है। इससे बड़ी कोई शेमफुल चीज हो सकती है आमिर साहब, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का आपका नौकरी का आपका लेटर निकला है, अकामा निकला है वहां दुबई का, आप कहें कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। इसके बाद आसमा जहांगीर साहबा को सीरियस लेना छोड़ देना चाहिए। इनको जिस तरह का वो डिफेंस दे रही है ना, अगर मुझे इजाजत दें आमिर साहब के पास, हालांकि बड़ी मजे की कहानी है, कोई जूसी कहानी आसमा जहांगीर साहबा की, कि वो कहते हैं ना देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, जो शेक्सपियर ने कहा था ना बहुत पहले, हर मूव के पीछे कुछ ना कुछ बेनिफिट खड़े हुए हैं। नो फ्री लंचेस एज अमेरिकन से। जरा कौम को जरा ये सुना है कि आसमा जहांगीर साहब को झूठ बोलने वाले लोगों से कोई नफरत नहीं है, और पर्टिकुलरली इफ दे आर सिटिंग एट द टॉप ऑफ, मैं झूठ बोल लूं, आमिर बोल ले या आसमा साहबा खुद बोल लें, उसका इंपैक्ट और होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बोल ले, पार्लियामेंटेरियंस बोल लें, तो उस पर क्या है, जरा कौम को जरा सुनाए दो चार चीजें। आज फरमा रही थी कि आईएसआई मीडिया के जरिए बोलती है, जब आप जनरल मुशर्रफ के ट्रायल को अपोज कर रही थी, आप किसके जरिए बोल रही थी? हु वाज ऑन योर बैक? आपको कौन वहां पे कर, ये आईएसआई आपको, क्योंकि उन दिनों मुझे याद है आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो है पूरी की पूरी खिलाफ थी। हम वो चंद लोग थे जो कह रहे थे मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए। उस दिन मुशर्रफ साहब आमिर साहब के वो अच्छे खासे गले फिट हो गए, तो आप कौन है, कौन बोल रहा है? हम तो हमेशा से जनरल मुशर्रफ हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, हमने एक लाइन रखी है, हमने कोई केसेस भी नहीं पकड़े, हमने कोई माल भी नहीं बनाया, हमने कोई यहाँ पे आकर ठेके भी नहीं लिए, ना हमने ठेकेदार बनने की कोशिश की है, बल्कि सबसे बड़ा टैक्स आमिर साहब और मैं दे दूं। मैंने तो नवाज शरीफ साहब से मैं डबल टैक्स दिया जिस नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रही है। जरा कौम को सुनाए एक दफा फिर, क्योंकि गजनी है ना, हम भूल जाते हैं कि जनरल मुशर्रफ का दिफा कैसे कर रही थी ये खुद, वो बताएं कि वो किसके कहने पे कर रही थी। उसके बाद वो झूठ है, उनका कहना था कि झूठ बोलना कोई बड़ा मसला, नवाज शरीफ ने बोल दिया कौन सी चीज है। जरा कौम की मेमोरी को रिवाइव करें और फिर आमिर मतीन साहब से पूछें कि आपके पास कि व्हाई देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस, इस पागलपन के पीछे ये सारा ड्रामा क्या, वो आमिर साहब बिल्कुल। जो क्लास साहब आपने हवाले दिए अपनी कौम को, हम जरा सुनाते हैं। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मौजूद थी आसमा जहांगीर साहबा, तो तब वो मुशर्रफ साहब के हवाले से क्या फरमा रही थी, पहले वो आपको हम सुनाते हैं। मगर ये जिस तरह केस हुआ कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिया ये, फिर उन्होंने ऑलमोस्ट पुश द गवर्नमेंट कि वो कहे आके कि हम ये केस दायर करने लगे हैं। गवर्नमेंट का ख्याल था ये बड़ा पॉपुलर इशू होगा, मगर लोगों का ये मसला नहीं है। लोग जो हैं वो इंतकामी नहीं हैं। और आप देखें कि मुशर्रफ साहब के इस केस की वजह से एक कितना तनाव आया सिविल मिलिट्री रिलेशंस में। तो अगर आप हकीकत देखें, ग्राउंड रियलिटीज़, और जैसे अख्तर साहब ने कहा आगे चलने की बात है, तो मैं समझती हूँ उनको अब जाने ही दीजिए। तो वो आए ना आए, इस केस का क्या हो ना हो, मेरी जिंदगी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी जिंदगी में तो तब फर्क पड़ेगा कि वो लोग एक्सपोज हों जो कि रोज उस छतरी के नीचे, और आज भी इस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे बैठ के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जी मुशर्रफ चला गया तो आपका ख्याल है कि यहाँ पे आमिरों के यहाँ पे सेटेलाइट्स नहीं है? अभी भी हैं, हर इंस्टीट्यूशन में बैठी हैं, आपकी इंस्टीट्यूशन में बैठी हैं, मेरी इंस्टीट्यूशन में बैठी हैं, पार्लियामेंट में बैठी हैं। नहीं तो लेकिन ये इसमें साबोटाज करती हैं डेमोक्रेसी। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब तक एक आमिर का पाकिस्तान में एहतसाब नहीं होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो पाकिस्तान में ये वाले वाकयात होते रहेंगे, कभी भी आप फिर आमिरियत का रास्ता नहीं रोक सकते। आप नहीं, ऐसी बात कभी नहीं होती है। वो इंतकाम की नज़र से देखा जाएगा, और ख़ास तौर पे आप ना सोचें कि वो आपके एक इंस्टीट्यूशन का हेड रहे हुए, आप क्या बिल्कुल ही यहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री रिलेशनशिप्स को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, इसको बर्बाद कन्फ्रंट्रेशन कराना चाहते हैं? देखिए, अपनी अपनी औकात हमें पता होनी चाहिए। ये तो वो क्लिप था जब वो परवेज मुशर्रफ साहब के एहतसाब से मुतालिक दिफा कर रही थी कि जाने दें।
दिफा कर रही थी और डट के कर रही थी। अब आसमा साहब ये बता दें कि जब टाइम आया था, जब पूरी की पूरी सोसाइटी तैयार होती कि इनका ट्रायल करें, अदालतें लग गई, उस वक्त आप में उनकी उन जनाब मुशर्रफ के लिए शफकत दारा नवाज शरीफ को बेल आउट कर रही थी ना। नवाज कोई और क्लिप भी तो बिल्कुल हमारे पास क्लिप मौजूद है। ये तो हामिद मीर साहब से मुताल्लिक था। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम कामरान शाहिद साहब के साथ प्रोग्राम में मौजूद थी आसमा जहांगीर साहिबा। तब वो क्या फरमा रही थी वो भी हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पे जहाँ तक झूठ बोलने का ताल्लुक है तो आप मुझे टेस्ट कर लें, एक एक पार्लियामेंट के आदमी का झूठ मैं निकाल देती हूँ। सच्चा तो यहाँ पे है कोई नहीं, ये तो झूठ की बीमारी है यहाँ पे। तो ये जो झूठ बोल दिया तो उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ, मेरी अपनी ये जाती राय है, ठीक है, कि मेरे लिहाज से ये कोई हिस्टोरिक फैसला नहीं है। अच्छा। मेरे लिहाज से ये एक नहायत तफशीशनाक फैसला है देती कि ये चीज करप्शन की है, डिस्क्वालिफिकेशन की नहीं है कि सच बोला है या झूठ बोला है। अगर बात सच और झूठ की है तो फिर सच और झूठ के ट्रायल हो जाए। वो तो मैं आपको एक एक पॉलिटिशियन की कई तकरीरें दिखा सकती हूँ, आप मुझे इजाजत दें तो। एक तकरीर में कुछ कह रहे हैं, बाद में कुछ कह रहे हैं, तो फिर तो सब ही गए ना झूठ पे। सही, सच्चा कोई नहीं, यहाँ पर झूठ की बीमारी सबको है। निहायत तफ्तीशनाक फैसला है ये। इस तमाम तर सूरत हाल पर आसमा साहब के क्लिप्स जो हमें आपको दिखाए हैं उस पर क्लासेस साहब, आमिर साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अहम कहानी भी आमिर साहब के पास मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले कुछ क्लिप्स हमने बड़े नायाब से दिखाए थे आमिर साहब, और एक स्टोरी आपके पास भी है। मैं आसमा जहांगीर साहबा के मतलब बात करते हुए मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, और हमारी वो आइकॉन रही हुई हैं और उनकी बड़ी स्ट्रगल है। और 30-40 साल से वो जिस तरह खुद कह रही थी कि बचपन से लेके अब इस उम्र तक वो भी पहुंच गई हैं, हमारे भी बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। और उन्होंने काफ़ी सारे हैट्स पहने हुए हैं। वो HRCP से भी मुंसलिक हैं, शायद स्पोक्स पर्सन है उसकी। वहाँ पे नकी साहब बैठे हैं, रहमान साहब बैठे हैं, मेहदी साहब बैठे हैं। हम उन सब की इतनी इज्जत करते हैं कि डरते हैं बात करते हुए। मगर ये क्योंकि बाहर की सियासत नहीं सिर्फ करती, अब ये वर्चुअली सियासत ही कर रही हैं। और उसमें सब मुझे समझ नहीं थी आती कि इतनी इनकी स्ट्रगल है, इतना इनका नाम है। ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की पर्सनालिटी हैं। इनकी शोहरत बैनुल अक़वामी रीजनल है। उसमें घूम फिर के जब व्हेन इट कम्स टू नवाज शरीफ जो है ना, ये आके सब कुछ इनको कैसे भूल जाता है। ये इनका वो स्ट्रगल नहीं है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत की स्ट्रगल है, पूरे उन तबकों की स्ट्रगल है। तो समझ नहीं आती थी कि नवाज शरीफ पे जाके सुई क्यों अड़ जाती है। और ये तो हमें पता है कि नवाज साहब को इन लोगों को चाम करना आता है। और बीच में क्योंकि उन्होंने पहले नजम सेठी साहब को घसीट लिया हुआ था, पिछली दफ़ा के लेसन उन्होंने ये याद कर लिया था, बाकी लेसन कोई सबक चाहे नहीं भी सीखे थे, ये सीख लिया था कि ये जो है ना, इस तरह के जो लिबरल होते हैं इनको साथ रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं वही ना, ये दुकड़म तिकड़म है एक लाहौर की, जिसका हिस्सा आसमा जहांगीर भी हैं, नजम सेठी भी हैं, तो वो चाम करना तो आता था। मगर क्लार साहब की ये थ्योरी थी कि जनाब इमरान खान की उसकी नाराज़गी की वजह से है। मगर हमारे बच्चों ने ना आज कॉन्क्रीट, मैं कोई कॉन्क्रीट चीज़ ढूंढ रहा था, तो हमारी रिसर्च टीम ने मुझे ज़रा नज़र डलवाई। उन्होंने कहा जनाब ये ज़रा केस भी देख लीजिएगा, ये एक ही काफ़ी है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट से कितने केसेस लिए हुए हैं आसमा जहांगीर ने, ये पता नहीं मुझे। मगर एक केस तो उन्होंने यूँ करके मुझे कॉपी पकड़ा दी है कि जनाब ये जब ज़का अशरफ साहब रील स्टेट अदालत के ज़रिए हो गए थे, तो उसके बाद ये पेश हुई थी क्रिकेट PCB के केस में। अब इनको भी उतनी क्रिकेट का पता है जितना कि नजम सेठी साहब को पता है। तो मैंने चेकआउट करने के लिए हमारे कोई बाबू दोस्त हैं इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री में जो इसको डील करती है, उनसे पूछा कि यार ये आसमा जहांगीर आपकी वकील कैसे बन गई। उनका ना हम भी बड़े हैरान हुए थे, हमारी बड़ी गरीब सी मिनिस्ट्री है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते इतने, तो हमारा तो उसूली तौर पे अटॉर्नी जनरल साहब ने जाना था, उनका नहीं जी नहीं। और उन्होंने कहा हम इतने बोले थे कि हमने माजिद खान का नाम भेज दिया था कि जनाब इनको आप ना PCB का लगा दें, इनको क्रिकेट का बड़ा पता भी है और ये रोते रहते हैं। उन्होंने कहा हमें गलती थी, हम भूल गए कि ये माजिद खान उनके इमरान खान के कज़न भी हैं। बल उन्होंने PM हाउस से उन्होंने कहा जी फ़ोन आया कि रुक जाएं, खबरदार। उन्होंने कहा आपको बड़ी महंगी लॉयर दे रहे हैं हम, और जो है पैसे हम देंगे। उन्होंने कहा जी चेक हमने दिया, मगर पैसे की रिलीज जो है
वो पीएम हाउस से हुई। वो कह रहे थे मुझे रसीद वो दे देंगे। तो मिलियंस में हैं, काफ़ी सारे मिलियंस हैं जो इनकी जितनी के वकील हैं ना, वो इनकी पॉलिटिकल वैल्यू अपनी जगह, उतने जितने पैसे को ये जस्टिफाई नहीं करती थी। तो वो पीएम हाउस से वो रिलीज हुए, मिलियंस के अंदर वो पैसे थे जो एक केस के अंदर सिर्फ जो है ना उन्होंने कंफर्म किया कि ये है। ये जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि ये मेरा ख्याल वो तस्वीर इसकी दिखा भी दें हमारे प्रोड्यूसर साहब, साथ में नजम सेठी साहब भी हैं, कि नजम सेठी साहब वो फिर लगवाए गए और उनकी ये वकील थी तो फिर उन्होंने बहाल कराया। तो मुझे थोड़ा सा ना वो कॉन्क्रीट एक चीज़ आई है जिसका ये जवाब देना चाहें तो बिल्कुल ये हमारे प्रोग्राम में आके दे सकती है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बिल्कुल ख्याल है ये सिर्फ एक केस है? नहीं, मैंने कहा एक केस तो मेरे हाथ में आ गया है, एक केस तो हमारे बच्चे निकाल रहे हैं। मुझे नहीं पता प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के और केसेस हैं, अभी तक नहीं पता। एक तो मेरे हाथ में है और मैंने ये मिनिस्ट्री से भी चेक कर लिया, उन्होंने ये भी चेक कर दिया है कि जनाब हमारी औकात नहीं थी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे इतना महंगा वकील रखने की। उसूली तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का वकील जाता है और वो जो है अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से चले जाता है। हमने सोचा वो तो चला जाएगा। वैसे काम करें, हमारे लाहौर से बहुत सारे दोस्त हुकूमतों में शामिल होते रहते हैं, वैसे आप नाराज ना होइएगा, मुझे आप कहते रहते हैं। मोस्टली रिकॉर्ड देखा जाए ना, जिन्होंने आके हुकूमतों को सर्व किया है, हुकूमतों को स्पोक्स पर्सन बने, हुकूमतों के साथ ओहदे लिए हैं, 90% जो है आपके सारे लाहौर के ही दानिशवार हैं। सर आप मुझे कहते हैं लाहौर की गवर्नमेंट है, क्लास साहब तो कहाँ से आने हैं बंदे, वहीं से आने हैं। मुझे ये तो मैं आ रहा हूँ कि इन्होंने आज जो बातें की है ना वो बड़ी सख्त है। मतलब ये है कि स्ट्रगल के अंदर जुडिशरी पे इस तरह खौफनाक का अटैक करना। और जस्टिस खोसा साहब एक बहुत बड़े आदमी है, ना सिर्फ के इस फैसले की वजह से नहीं कह रहा है, उनके पुराने फैसले और उनकी जो एक उनका जो रेपुटेशन है उनकी बहुत बड़ी है। डायरेक्टली माफिया शाफिया, भाई ये माफिया नहीं था जो प्रूव हो रहा है। तो क्या ये सिर्फ अकामा पे ये जो क्लिप आप दिखा रहे थे ना कि जनाब वो कह रही हैं ये झूठ बोलने का वो नहीं है, आप करप्शन में निकालें आप। तो ये जो अकामा निकाला ये करप्शन का सबूत कॉन्क्रीट पे निकाला था। ये उस वक्त का उनका बयान था जब दो जजेस ने, खोसा साहब ने और उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, माइनॉरिटी जजमेंट थी। अब जबकि मेजॉरिटी जजमेंट आ गई है, उन्होंने ये अकामा अकेला नहीं है, साथ में उन्होंने पिछला रिकॉर्ड भी है। उन्होंने कहा जनाब ये सिर्फ चूहा नहीं है, ये पूरा पहाड़ भी है। तो 18 साल से जब हुदैबिया नैब के अंदर पड़ी हुई थी उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि जनाब ये नैब के केसेस खुलवाएं, वो कोई नहीं बोला। और ये कहना, पहली बात है कि फैक्चुअली 2-3 चीज़ें की इनकी गलत थी। एक तो ये कि जनाब ये 62-63 का ये जो कहती हैं इस पर 20 MNA MPA फारिग हो चुके हुए हैं। और यहाँ तक कि वो जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब जो हैं वो नून लीग के ही थे, उनको सिर्फ इस बात पे फारिग कर दिया गया था कि 20 साल पुराना अकाउंट था, डॉर्मेंट अकाउंट था। उनकी बेगम साहबा जिनसे वो स्ट्रेंज्ड हैं, उनके अकाउंट में कहीं कोई एक मस्जिद के लिए कोई चंदा दिया गया था, वो रह गया था। इस बात पे फारिग उस वक्त इनको चाहिए था ये प्रोटेस्ट करते, या ये 62-63 18वीं तरमीम में जब ये तब्दीली की जा रही थी तो नवाज लीग ने ही इसको अपोज किया था कि इसकी जो ये खिलाकियात से या मजहब से जो इंजंक्शंस हैं उनको रिमूव करें। मैं क्विकली कहा सर एक बात कर, दूसरा उन्होंने ये जो कहा ना उसमें कि रेफरेंस का, अब असल बात ये है कि मियाँ साहब की फंसी हुई, पहले तो जो डिस्क्वालीफाई होना था सुई अड़ी तोते की जान अब रेफरेंसेस में है। और रेफरेंसेस को रोकना है किसी तरीके से। जुडिशल ओवरसाइट की जो कह रहे हैं 50 केसेस हैं, उनको वो सही एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि ये मेरी बीट नहीं है, वो वकालत ये उन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और या इस तरह की उनको नहीं शायद इतना पता। 50 केसेस हैं जिसमें जुडिशल ओवरसाइट रखी गई है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। और दूसरा अदालत ने प्रूव करना है कि जनाब ये अगर यही मवाद वो अगर इसमें डिस्क्वालिफिकेशन में डालते तो उन्होंने कहना था ये तो सुप्रीम कोर्ट में जनाब इन्होंने किया। सो लिहाजा अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि जनाब जो हम इल्ज़ामात सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो इतना बेताशा एक पहाड़ है वो ठीक था, वो रेफरेंस में प्रूव हो जाएगा। वो रेफरेंस की तफ्तीश को होने दें, रोके ना उसको। वो जो रोक रहे हैं ना वो सिंपली ये है कि ये समझते हैं कि क्या ये कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब पे छोड़ दिया जाए। अब देखिए ना वो ऑलरेडी कर रहे हैं कि नासिर इकबाल साहब लगा के जल्दी फारिग कर रहे हैं। लास्ट 40 सेकंड। लंबी बात आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ी तफसील से रोशनी डाली। लास्ट में कह दूं आसमा जहांगीर साहब है ना, ये अपना जो उनका है ना ये चौगा जिसको कहते हैं उतार दें। एक HRCP की हम बड़ी इज्जत करते हैं, जैसे आपने कहा बड़े बड़े लोग हैं, उनकी बड़ी स्ट्रगल है, उसको ना बदनाम करें।
अपने को डिटैच करें और नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहें कि आप अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान लग जाएं, एक प्रॉपर तरीके से आएँ, फिर डिफेंड भी करें, फिर केसेस भी लें, फिर चीज़ें भी करें, फिर ताकि आपका दिफा भी हो। और ये मैं ज़रूर उनसे पूछना चाहूँगा कि जनाब के एक नया कल्चर बना दिया गया है कि जो नवाज शरीफ की मुखालफत करेगा वो फौज का एजेंट है या ISI का एजेंट है। आसमा जहांगीर साहिबा का वो एक नया है कि अगर आपने हिज हाईनेस होलीनेस अगर नवाज शरीफ साहब पे तनकीद की तो आप फौज के एजेंट हैं। हुजूर हम तो शायद एजेंट हैं या नहीं है, बहुत सारे लोग आपकी एजेंटों वाली तो बहुत सारे भी स्टोरीज आ रही है कि कौन-कौन से केसेस आपको मिल रहे हैं और कितना आने वाले दिनों में हम लोग सामने लेके आएंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है।